नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुमित राणा और मैं हूं आपका सोशल साइंस टीचर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th की पढ़ाई मुफ्त में होती है। हाँ जी, कोई भी वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं। कोई भी वीडियो जो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर है वो आप फ्री में देख सकते हैं। कौन से है वो वीडियो मैं बताऊंगा ना वीडियो के अंत में, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी। आप पढ़ने जा रहे हैं, हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के एक टॉपिक को जिसका नाम है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी इस चैप्टर पे बना दिए हैं, तो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आपको करना ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और पहुंच जाइए उस वीडियो पे, खास तौर पे उस वीडियो पे जो कि मैंने इसके ठीक पहले पढ़ाया है, दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं फटाफट आपके लिए रिकॉल करवा देता हूं, और जिन लोगों ने देखा है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर भी आप भी रिकॉल कर लीजिए। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमने क्या देखा था। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, उसके बाद जो कोलेट्रल होता है, ठीक है, कोलेट्रल इज लाइक जो भी चीज आप गिरवी रख रहे हो, क्या आप घर, ज्वेलरी, है ना, कोई भी चीज जिसकी एक वैल्यू है, जो कि एक एसेट है, ठीक है, सही मायने में उसको आप कहेंगे एसेट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स और इंटरेस्ट, कितना ब्याज आप देने वाले हैं, कितना ब्याज आप देने वाले हैं किसको, लेंडर को। और नेक्स्ट मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे पैसा आप चुकाएंगे, कैसे आप पैसा वापस चुकाएंगे, ठीक है। इन चारों चीज़ों को जब आप मिला देते हैं तो हम उसे कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की है और हमने ये देखा था कि जब टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो वेरी करता है, किस बात पे वेरी करता है, कि इस बात पे वेरी करता है कि लेंडर कौन है, पैसा दे कौन रहा है, उधार दे कौन रहा है। अगर वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपका भाई या बहन है, तो ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ क्रेडिट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर वो एक बैंक है तो डेफिनेटली टर्म्स ऑफ क्रेडिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के कैसे हालात बनते हैं व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मल सेक्टर। बट उससे पहले हम फटाफट एक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द लोन्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोन्स, आई एम सॉरी, या सो होता क्या है कि जो लोन्स है ना, अलग अलग तरीके के लोन लेते हैं। कोई घर के लिए ले रहा है, कोई पढ़ने के लिए ले रहा है, कोई शादी के लिए ले रहा है ना, कोई पार्टी करने के लिए लोन ले रहा है। एनीथिंग फॉर एनीथिंग पीपल कैन टेक लोन, राइट। तो लोन दो तरीके की जगह से लिए जाते हैं, दो तरह से लिए जाते हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर से, दूसरा फॉर्मल सेक्टर से। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो या कोऑपरेटिव से लोन लेते हो, ठीक है, कोऑपरेटिव इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, है ना, हु कम टुगेदर टू प्रोवाइड loans, okay, or credit to the member of that organization or group। तो अगर आप बैंक या कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल सेक्टर। बट अगर आप किसी भी मनी लेंडर से पैसा लेते हो, जिनका काम ही होता है पैसा उधार देना और उस पर ऊपर ब्याज लेना, इंटरेस्ट लेना, या ट्रेडर से, या आप अपने एम्प्लॉयर से, रिलेटिव से, या फ्रेंड से, या किसी से भी, मतलब एक्सेप्ट दीज 2-3 कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स, अगर आप किसी से पैसा लेते हो, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अलावा अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में कवर हो ही जाता है। देयर आर मेनी थिंग्स बट आपको उतना टेंशन लेना नहीं है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना किताब आपसे एक्सपेक्ट करती है। ग्राफ 1 को देखते हैं और देखिए ग्राफ 1 पे ही ना मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर इज रिटन ओवर देयर। तो आप फटाफट सभी लोग जो है यहाँ पर फोकस करिए। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ में क्या दिख रहा है हमको, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं, हम गांव के लोगों की बात करने वाले हैं, है ना। इन्होंने 2012 का हमको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में सन 2012 में हर 1000 रुपए पे, मतलब पर 1000 रुपीज लोन किस तरह से लिया गया वो हम देखने वाले हैं। और आसान भाषा में कहूं तो भैया किसने कहां से लोन लिया ये देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, सबसे बड़ा जो कलर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो कलर दिखाई दे रहा है वो ये है, और ये कलर क्या कहता है
ये कलर कहता है मनी लेंडर। मनी लेंडर से लोगों ने 33% अमाउंट लिया हुआ है। मनी लेंडर कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो बहुत सारा अपने पास पैसा रखते हैं, दूसरों को ये उधार देते हैं और उस उधार पे मतलब उधार देते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप ये पैसा लौटाओगे इसके साथ आप इंटरेस्ट लौटाओगे, आप ब्याज लौटाओगे। ये जो ब्याज होता है ना आमतौर पे, ये आमतौर पे जो देखा जाता है ब्याज बहुत ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू द बैंक्स। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वो कहेगा मुझे 10% ब्याज चाहिए, लेकिन अगर आपने मनी लेंडर से लोन लिया तो वो कहेगा मुझे 25% इस पर ब्याज चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें कोलैटरल देना पड़ता है और टर्म्स ऑफ क्रेडिट का ध्यान रखना पड़ता है। मनी लेंडर कौन है? मनी लेंडर आपके मोहल्ले में रहता है, आपके गांव में रहता है, आप ही के शहर का है, आपकी पहचान का व्यक्ति है। उसको पता है कि आप पैसा लेके कहीं भाग पाओगे नहीं, क्योंकि आपका घर उसको पता है, आपको उसका घर पता है, उसको आपका घर पता है, और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को ठीक ठाक तरीके से जानते हो, तो आपके भागने के चांसेस वैसे भी कम है। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है व्हेन इट कम्स टू दी रिकवरिंग ऑफ द मनी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए लोग जो है मनी लेंडर से लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरी फास्ट। लोन कैसे दिया जाता है? भाई साहब नमस्कार, हाँ जी कैसे हैं? अरे वो थोड़ा पैसों की जरूरत पड़ गई, 2 लाख रुपए चाहिए थे। हाँ हाँ ठीक है, ले आओ भाई 2 लाख रुपए दो भाई साहब को। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन व्हेन इट कम्स टू दी मनी लेंडर्स। बट अगर आप बैंक में जाते हो कि भाई साहब नमस्कार मुझे थोड़ा पैसों की जरूरत थी, तो बोलेंगे जी सर डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको लोन देंगे, बट लेट्स गो बाय द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फर्स्ट। ठीक है, तो ये हालात होते हैं। तो इसीलिए लोग 33%। गांव की बात हो रही है। अच्छा, गांव में एक सबसे इंपॉर्टेंट, गांव या रूरल क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो बैंक्स है ना, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो बहुत नजदीक नहीं होते हैं। अगर आप जो बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके आसपास एटीएम, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या लेट्स से जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे दिख जाएंगे। गांव देहात में इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है बैंक के लिए आपको। ठीक है, ये भी एक कारण है। सेकंड जो कलर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस कलर, है ना, विच इज लाइक 8%। ये 8% है। ठीक है, 8% है। ये कितना था मनी लेंडर वाला? 33%। 8% क्या है? रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो लगभग 8% लोग जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा ले लेते हैं। तीसरा क्या है? लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स क्या है? जो जमींदार होते हैं, उनसे 1% लोग जो है उधार ले लेते हैं। इसके बाद है अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, मतलब कोई भी ऐसी एजेंसी जो कि इंस्टीट्यूशनल नहीं है, मतलब जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। किसका? लेट्स से सरकार का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सरकार का जिसपे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी कुछ एजेंसीज भी होती है। जैसे किसी ने अपनी दुकानदारी खोल रखी है, जी हम यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं, तो 2% ऐसे लोग हैं। सरकार से लोन लेने वाले डायरेक्टली कितने लोग हैं? 1% लोग हैं, मात्र 1%। ठीक है, कोऑपरेटिव्स और बैंक से लेने वाले लोग कितने हैं? 25%। ठीक है, कोऑपरेटिव से या बैंक से लेने वाले हैं 25%। कमर्शियल बैंक से लोन लेने वाले कितने हैं? अगेन 25%। और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 5%। सो देखिए, जो बाकी छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको तो आप भूल जाओ। आप सबसे ज्यादा फोकस करो 3 मेजर कलर्स पे। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट इज 25%, कमर्शियल बैंक्स, दैट इज 25%, एंड मनी लेंडर्स, दैट इज 33%। ठीक है, रूरल एरिया में मनी लेंडर्स पे लोन के लिए डिपेंडेंसी ज्यादा है। कई कारण हैं। एक तो क्या है कि जो लोन देने वाला बैंक है ना, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या तो वो फीजिबल, वहां तक एक्सेसिबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां तक पहुंचने की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो मेन चीज क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एंड दूसरा चीज है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये 2 मेजर रोल्स, आप ये जो मेजर फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे रूरल एरियाज में। और तीसरा जो सबसे ऑब्वियस होता है हमेशा, फास्ट, है ना, फास्ट है भाई लोन मिलना, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, टाइम जो है, टाइम की बात हो रही है, वो बहुत कम लगता है मनी लेंडर्स में। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली 25% अगर, जैसे अगर ये ऑब्वियसली ये पूरा सर्कल 100% का है, ठीक है, तो लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो कोऑपरेटिव्स और बैंक से जो है लोन ले रहे हैं। मतलब चीजें थोड़ी तो बेटर है, लेकिन थोड़ी ही बेटर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें समझ ली। हम फटाफट चीज़ों को और देख लेते हैं। ये हमारा जो लोगो दिखाई दे रहा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, भारत का जो बैंक ऑफ बैंक्स है, बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ बैंक, ये आप याद रखिएगा। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एनटीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैंक ऑफ बैंक्स मतलब आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
और उसके नीचे पूरे बैंक्स आते हैं। इंडिया में जितने बैंक्स हैं ये सबके सब इसके नीचे आएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे बैंक्स नीचे आते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आप अगर लोन फॉर्मल सोर्सेज से लेते हो, लेट्स से अगर आप बैंक से लेते हो, कोऑपरेटिव से लेते हो, तो ये सारी चीजों पे नजर कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या करता है, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में एक चीज देखी थी, जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखते हैं। याद करो एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस को देखिएगा, हमने एक चीज देखी थी, मैं बता भी देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं। बैंक क्या करता है, लेट्स से डिपॉजिटर ने पैसा जमा किया, तो बैंक क्या करेगा कि लगभग 15% जो है वो पैसा अपने पास रख लेगा, और बाकी जो 85% अमाउंट होता है वो दूसरों को लोन दे देगा, जिससे कि उसकी इनकम होगी, है ना, क्योंकि इस डिपॉजिटर को भी तो उसको इंटरेस्ट देना है ना थोड़ा सा। तो ये जो पैसा रखता है ना, ये जो कैश अपने पास रखता है, ताकि कल को मान लो किसी को एटीएम से पैसा निकालना हो या बैंक आके पैसा निकालना हो तो ये बैंक उसको लौटा सके, इसलिए कुछ मिनिमम कैश रखना पड़ता है। तो ये कौन चेक करता है कि मिनिमम कैश बैंक ने रखा है कि नहीं? सोच के देखो ना, कोई तो होगा ना ये चेक कर रहा होगा, वरना लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। तो आरबीआई ये काम करता है। ठीक है, आरबीआई ये काम करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई का मेन फंक्शनिंग क्या हो गया, एक तो ये चेक करना कि कैश बैलेंस मेंटेन्ड है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है, आरबीआई ये भी देखता है कि जो बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोन उनको नहीं दे रहे हैं जो कि प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस खोलना चाहता है और प्रॉफिट बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो बैंक के पास जाएगा, जी लोन दे दो, और बैंक को लगेगा हाँ यार इसको लोन देना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर मैंने इसको लोन दिया तो इसका बिजनेस तो अच्छा चलेगा ही चलेगा और ये हमारा पैसा आराम से रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे लोगों को ही बैंक को लोन देना, डेफिनेटली देना, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बैंक को ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि छोटे छोटे कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने वाले छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं या हम जैसे आम व्यक्ति हैं, उनको भी लोन मिले। कहने का मतलब है आरबीआई, देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है आरबीआई का, कि बैंक्स कैश मेंटेन करें। सेकंड फंक्शन क्या है आरबीआई का, ये देखना कि लोन सब में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब बड़ा बिजनेसमैन है उसको भी मिल रहा है, छोटा बिजनेस है उसको भी मिल रहा है, एक स्टूडेंट है उसको भी मिल रहा है, एक हाउसवाइफ है उसको भी मिल रहा है, एक वो भी व्यक्ति है जो बेरोजगार है उसको भी एक लोन मिल जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो लोन से अछूता रहे, क्योंकि लोन अगर मिलेगा, क्रेडिट अगर मिलेगा, तो आदमी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर पाएगा। नेक्स्ट, और इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए क्या करना होता है, मतलब ये आरबीआई कैसे अगेन इंश्योर करता है, क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं ना वो आरबीआई को पीरियोडिकली टाइम टू टाइम जो है वो ये बताते रहते हैं आरबीआई को, देखो जी हमने जो है इतना सारा लोन दे दिया, और ये जो टोटल लोन दिया है ना, लेट्स से अगर हमने 100 लोन्स दिए हैं, तो हमने ये 100 लोन किस किस को दिए, ये सारा डिटेल उसको किसको बताना है, आरबीआई को बताना है। ठीक है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग स्ट्रक्चर, वो बैंकिंग के लोग ज़्यादा समझे तो बेटर है। एज अ स्टूडेंट आप इतना समझो कि बैंक को, आरबीआई को ये बताना है कि भैया मैंने इतने सारे लोन दिए और इन इन लोगों को लोन दिए। कैसे लोग हैं, कुछ इसमें बिग बिजनेसमैन है, कुछ स्मॉल बिजनेसमैन है, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, वैसे भी लोग हैं। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ पीपल, ये हो गया सेकेंड फंक्शनिंग। थर्ड फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, थर्ड फंक्शनिंग पाएंगे उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि जो हमने अभी देखा फॉर्मल सेक्टर के बारे में, इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई माई बाप नहीं है, कोई नहीं चेक करने वाला। आप इमेजिन करो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अपने दोस्त से 100 रुपये मांगे, तो आपका दोस्त क्या बन गया, लेंडर, आप बन गए बोरोवर। अब ये कौन चेक कर रहा है कि आपके दोस्त ने 100 रुपये का लोन आज आपको शाम को दिया है? आरबीआई घर घर जाके थोड़ी ना पूछेगा किसको कितना लोन मिला है, कितना ब्याज मांगा है, कब वापस लौटाएगा, है ना। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना, जो आरबीआई मॉनिटर नहीं कर पा रहा है या कर भी नहीं सकता ऑब्वियसली ऐसे केसेस में। तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि जो लेंडर होता है ना, वो जितना चाहे पैसा अपने हिसाब से दे सकता है और जितना इंटरेस्ट मांगना चाहे उतना दे सकता है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और आप चाहें तो किसी बैंक में जाके ट्राई कर लीजिएगा, और बैंक ना भी जा पाए तो वेबसाइट्स पे जाके देख लीजिएगा। बैंक्स ना प्रॉपरली लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ से अगर आप लोन लेते हो ना, लेट्स अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो, तो भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी किस बैंक का क्या लोन चल रहा है। लेट्स से किसी बैंक ने कहा कि भाई हम 14% इंटरेस्ट लेंगे अगर आप हाउसिंग लोन लोगे,
ठीक है। फिर आप किसी दूसरे बैंक के पास गए, वो कहेगा जी हम 13.5% जो है इंटरेस्ट लेते हैं हाउसिंग लोन पे, तो आपको लगेगा जी ठीक है ये वाला मेरे लिए, तो मैं इससे ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ऐसा कोई रैंडम नंबर नहीं होगा कि मैं जी 56% लेता हूँ, ऐसी कोई बकवास नहीं करेगा कोई बैंक, ठीक है। बट अगर आप मनी लेंडर की बात करोगे तो शायद आपको 100% पे 100% इंटरेस्ट देखने को मिले। मतलब लेट से आपने 100 रुपए किसी से लिए तो वो बोलेगा देख 100 रुपए तो तू देगा प्लस 100 रुपए इसका ब्याज भी देगा। और ऐसी चीजें कई साल पहले ऐसी होती थी, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, अंगूठा लगा देते थे, तो जो लैंडर होता था, मनी लैंडर, वो गड़बड़ियां कर करके इस तरीके से चीज़ें बना देता था। वो 100 रुपीज़ लिए और 200 रुपये उस पर इंटरेस्ट चढ़ा देता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। खैर अब ये कम हो गई हैं पहले से, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट ऐसा 2-3% नहीं होता, इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा होता है व्हेन इट कम्स टू द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो और हाँ, और अगर मान लीजिए आप नहीं देना चाहेंगे तो फिर वो अपने गुंडे भेजेगा, है ना, कि भैया पैसा लौटाओ। नेक्स्ट, जो हमने बार बार बात कर ली, इंटरेस्ट रेट हायर होता है। नेक्स्ट इज, कहां गया, यस, तो यहां पे जो लास्ट है, हेंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ रेलेवेंट थिंग फॉर यू। इसमें मतलब कुल मिला के आपको ये कहा गया है कि देखो, अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो क्या होगा, आपको पैसा कम देना पड़ेगा बैंक को, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के साथ थोड़ा और पैसा दोगे, ज़्यादा पैसा नहीं दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पैसा आपकी जेब में भी रहेगा एंड यू कैन सर्वाइव। बट व्हेन इट कम्स टू द इनफॉर्मल सेक्टर, हो सकता है सारा पैसा ही आपसे छीन ले जाए, है ना। तो देर आर मोर चांसेस ऑफ सच केसेस, ठीक है। In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी व्यक्ति की इनकम है 25,000 रुपये, जो मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले, वो ही समझा रहा है। मान लो किसी की इनकम है 25,000 रुपये, उसने लिया 5 लाख का लोन, 5 लाख का लोन लिया मात्र 1 साल के लिए। उसने बोला जी मैं ना हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाना चाहता हूँ, ठीक है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाना चाहता हूँ। इस भाई ने 5 लाख तो दिया ही दिया, इसके ऊपर उसने बाद में बोला, पहले बोला 10%, बाद में बोला 20% लूंगा। अब इमेजिन करो अमाउंट कितना बन रहा है, 20% ऑफ 5 लाख प्लस 5 लाख, इतना पैसा उसको 1 साल में देना है। तो ये बेचारा कमाई 25,000 रहा है, कहाँ से देगा, कहीं से लॉजिक के फिट नहीं बैठता है, कहाँ से लाएगा। जो कमा रहा है उससे ज़्यादा तो उसको EMI भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति डेट ट्रैप में फंस जाता है, कर्ज के जाल में फंस जाता है, ठीक है। तो क्या है सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन तो एक ही है, फॉर्मल सेक्टर पे आप जाओ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर मान लो आपको क्रॉप ग्रो करनी है, बिजनेसेस करने हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगानी है, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट रिलाई ऑन मनी लेंडर्स एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन मनी लेंडर्स ऑल्सो, क्योंकि आप पहले बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन लोगे, फिर आप इनकम निकालोगे, हो सकता है उतनी इनकम ना आए। तो पता चला जो बिजनेस सेटअप करने के लिए आपने लोन लिया था वो आपके लिए भारी पड़ गया। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक वीडियो में पढ़ा है किसके बारे में, स्वप्ना के बारे में, उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो डेट ट्रैप में फंस जाती है। तो इवेंचुअली जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई थी स्लाइड्स पे, उसमें सिर्फ एक ही काम की चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया शुरू में ग्राफ में, उसके बाद सीधे यही है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। लोन सस्ता होना चाहिए और आदमी के बस में होना चाहिए कि हाँ भैया मैं पैसा आपको लौटा दूंगा। तो देखिए फटाफट आ जाते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं चीज़ों को। हमने जो टॉपिक की शुरुआत की है वो की है फॉर्मल सोर्सेज की क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज की, और हमने एक ग्राफ देखा जिसमें हमने देखा 33% ऑफ द सोर्सेज जो है रूरल एरियाज में क्या है, मनी लेंडर्स हैं। उसके बाद 25% कोऑपरेटिव्स हैं और 25% कमर्शियल बैंक्स हैं। इसका मतलब ये है कि मनी लेंडर्स पे पीपल के, लोगों की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, पीपल की रिलायबिलिटी ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट वी हैड सीन एंड व्हाट वी हैड अंडरस्टूड इज कि भाई मनी लेंडर्स जो है वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, सो दैट द पीपल शुड रिलाई मोर ऑन दी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जिससे क्या होगा कि चीप इंटरेस्ट रहेगा, सस्ता इंटरेस्ट रहेगा, और लोग उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, अपना काम भी कर पाएंगे और कुछ पैसा कमा के अपने पास सेव भी कर पाएंगे। अब आते हैं हम ग्राफ नंबर 2 पे, है ना, और ग्राफ नंबर 2 पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मतलब जो ग्राफ्स बने छोटे छोटे, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, दीज आर शोइंग यू द ग्राफ्स ऑफ अर्बन हाउस होल्ड। तो हमने पहले गांव की बात की थी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की थी, अब हम शहरों की बात करेंगे।
और ये शहरों को देखकर भी आपको ना बड़ा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं कि बड़ा कुछ बदलने वाला है। अब देखते हैं बदलेगा कि नहीं बदलेगा, चलो टेंशन मत लो। इधर आओ, देखो दो कलर यूज हुए हैं यहाँ पे, ब्लू है और पर्पल है। देखो जो लाइट कलर दिख रहा है ना वो ब्लू है, ठीक है, और जो डार्क कलर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये और ये, दीज आर पर्पल कलर्स, ठीक है। बुक में यही इमेज है, तो मैंने उसी को यूटिलाइज किया है आपको समझाने के लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं भी आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरा डाउट पूछ लो, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, डाउट पूछ लो, और अगर आ रही हैं तो मेरे साथ बने रहो और मेरे सवालों का जवाब देते रहो। और पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि भाई आप क्या प्रेफर करोगे, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर? दोस्त से पैसा लोगे या बैंक से पैसा लोगे? और मैं पैसा 100-200 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट से अगर आपको 50,000 रुपए चाहिए तो किससे मांगोगे? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। आई होप आपने लिख दिया है। चलिए बढ़ते हैं। तो अगर मैं अर्बन हाउस होल्ड्स की बात करूं, अगर मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं, तो 4 तरीके की लोगों को इसमें बांटा गया है। गरीब, पुअर हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़ा बहुत सामान है, एक छोटा सा टीवी है, पुराना सा, कुछ कुर्सियां हैं, है ना, पुराना टूटा फूटा पलंग है, कुछ इस तरीके की बात हो रही है। मतलब पुअर से तो थोड़ा बेटर है। वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, अच्छे खासे घरों हैं, इनके पास जो है 6-7 लाख की एक कार भी है, मान लो, ऐसे लोग हैं ये। और रिच हाउस होल्ड्स, BMW और बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लोग हैं ये, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेन यही है कि यहाँ से वहाँ जब आप जा रहे हो ना, तो जो अमीरी है वो बढ़ रही है, ठीक है। जो पैसा है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये वाला नीचे है, ये थोड़ा और ऊपर है, ये थोड़ा और ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन दीज सर्कल्स, इन दीज चार्ट्स। नाउ हमें क्या देखना है कि जो ब्लू है ना, हमको ये बताएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन कितना ले रहा है और फॉर्मल सेक्टर से लोन कितना ले रहा है। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक। देखिए, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो 85% क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, और मात्र 15% जो है ये फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़े बहुत एसेट हैं, वो 53% जो लोन जो है वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं और 47 फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स है, जिनके पास काफ़ी अच्छा ठीक ठाक पैसा है कहूँगा, वो 72% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं और 28% इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। और जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो 90% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से पैसा लेते हैं और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो इसके बारे में, देखो ध्यान से। एक चीज़ तो आपको ये दिख रही है, क्या दिख रही है? जब आप इनकम को बढ़ते हुए देख रहे हो, ठीक है, जब आप इनकम को देख रहे हो तो आप ये भी देख रहे हो कि फॉर्मल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंसी फॉर्मल सेक्टर पे बढ़ रही है। देखो, ये गरीब है तो 85% जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है ना, और ये बहुत अमीर है तो 90% फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल की बात हो रही है। मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो फॉर्मल सेक्टर पे लोन की डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है। दैट इज व्हाट वी हैड सीन राइट नाउ। द इंटरेस्टिंग थिंग्स विच वी हैव सीन हियर इज, आई मीन द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव सीन हियर इज कि भाई ये गरीब है, बावजूद इसके लगभग 15% लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं। गरीब हैं, पुअर हैं, बावजूद इसके ये 15% लोग फॉर्मल सेक्टर के पास जा रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने देखी इसी के पैरेलली, कि अगर अमीर घराने भी हैं, रिच हाउस होल्ड्स हैं, तो भी 10% ऐसे जो है लोन्स लिए जा रहे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से है, ठीक है। मतलब करोड़पति व्यक्ति भी है तो भी इनफॉर्मल सेक्टर के पास वो जा रहा है, और बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति है तो भी वो इन फॉर्मल सेक्टर के पास जा रहा है, ठीक है। मतलब पुअर हाउस होल्ड फॉर्मल के पास जा रहा है और रिच हाउस होल्ड जो है इनफॉर्मल के पास जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हिंदुस्तान में दोनों सेक्टर्स एक्टिव हैं। वो अमीर के लिए भी एक्टिव है, वो गरीब के लिए भी एक्टिव है, और वो उनके लिए भी एक्टिव है जो इन दोनों कैटेगरीज के बीच में लाए करते हैं, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या गैस कर सकते हो, ठीक है, क्या गैस कर सकते हो? मैं तो जो गैस कर पा रहा हूं वो ये कि भाई जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर्स पे इसलिए डिपेंडेंट होंगे क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट का खेल होगा, टाइम का खेल होगा। लेट से किसी को अचानक से 2 करोड़ का लोन चाहिए, अब वो बैंक में जाएगा, पेपर वर्क करेगा, कोलैटरल रखेगा, दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, राइट। इट विल टेक टाइम। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम, फॉर सेविंग द टाइम, द
रिच हाउस होल्ड्स विल डेफिनेटली रीच आउट टू द इनफॉर्मल सेक्टर। वहां दोस्त को फोन लगाया, यार जरा 2.5 करोड़ अकाउंट में डाल दे, मुझे उतना पैसा चाहिए, ठीक है। सो दिस में हैपन, ये होता है रिच हाउस होल्ड्स में। लेट्स से कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, उसको अचानक 10 करोड़ की जरूरत पड़ी, उसने अपने रिलेटिव को फोन किया, यार मुझे 10 करोड़ चाहिए, जस्ट गिव मी द कैश, ठीक है। दिस कैन हैपन, ठीक है। तो अब इस चीज को और डिटेल में इन स्लाइड्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इन स्लाइड्स के थ्रू अब अपने इसको समझते हैं। तो यहां पर जो लिखा हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, और यहां पर भी जो लिखा हुआ है मैंने फटाफट आपको सारी चीजें समझा दी है। देखो कि 10%, 90%, ऑल दोज परसेंटेज थिंग्स ना आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, तो बस आपको कंक्लूजन पे आना है। द कंक्लूजन हियर इज thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending particularly in the rural areas so that the dependence on informal sources of credit reduces. What does it say? ये बहुत सिंपल सी बात कर रहा है आपसे। वो ये कह रहा है कि देखो भाई, अभी जो हमने ग्राफ देखा है ना, what we have seen is कि रूरल एरियाज में जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स, एंड डेफिनेटली अगर फॉर्मल सेक्टर्स वहाँ इंटरवीन करें, अगर वहाँ पेनिट्रेट करें, अगर वो वहाँ जाएं, ठीक है, तो होगा क्या, लोग फॉर्मल सेक्टर्स की तरफ आएंगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होगी और उनका काम भी हो सकता है, ठीक है। बट जितना कहने में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, इट इज नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन रिसीव्स दीज लोन। जैसे हमने देखा ना भाई, आपके पास एक टर्म ऑफ क्रेडिट नहीं, आपका लोन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। That is a very important point. Let's say you are a very, you are a small landless laborer. Now you need a loan. अब आप क्या दिखाओगे भाई, आपके पास ज़मीन नहीं है, आप एक छोटे से झोपड़े में रह रहे हो, है ना, वो भी आपका नहीं है, किसी की भी ज़मीन पे बना हुआ है, somehow you are surviving. Now just imagine how you will get a loan to even set up a small, business. Let's say आपको ठेला ही लगाना हो, कहाँ से लगेगा वो, ठीक है। So दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, है ना। तो एज आई टोल्ड यू कि इतना आसान होता है कहना कि सबको लोन देना चालू कर दो, बांटना चालू कर दो, बट वी लिव इन अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, मोर देन 140 करोड़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा पॉइंट है भाई, कुल मिला के यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट आ रहा है फॉर्मल सेक्टर में, है ना, फॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट आ रहा है वो सबके पास जाना चाहिए। नाउ so whatever we have seen so far, उसका conclusion बस इतना सा ही है। there are two sectors, formal and informal। जो formal sector होता है वो होते हैं banks और cooperatives, informal में आपके दोस्त या रिश्तेदार, मनी लैंडर्स। हमने देखा कि रूरल एरियाज में जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है वहाँ पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर भी इनफॉर्मल सेक्टर्स पे डिपेंडेंसी है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन यू हैव और द काइंड ऑफ वेल्थ यू हैव। अगर आप गरीब हैं तो डेफिनेटली आप इनफॉर्मल सेक्टर पर रिलाय ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर आप अमीर हैं तो आप इनफॉर्मल सेक्टर पर रिलाय तो अभी भी कर रहे हो, बट थोड़ा कम, ठीक है। That is what we have seen in this particular video. तो अब आपको क्या करना है, now you need to solve this particular question. Let us see कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो मुझे बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन है, why do informal loans often have a higher cost of borrowers in India? इनफॉर्मल जो लोन्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन्स आते हैं उसके ज़्यादा बोरोवर्स क्यों दिख रहे हैं? आपने देखा ना, रूरल एरिया में भी, अर्बन एरिया में भी लोग तो ले रहे हैं। बिकॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट? नो, इनफॉर्मल सेक्टर को तो रेगुलेट ही नहीं करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस? अगेन नो, बिकॉज इनफॉर्मल लेंडर्स कैन सेट देयर ओन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, यस, ठीक है। तो why do informal loans have a higher cost of borrowers in India, higher cost to borrowers in India? Because the informal lenders can set their own interest rates. तो क्या सवाल क्या था? सवाल ये था, if I had said it wrong, सवाल ये था कि इनफॉर्मल जो लोन्स होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लिए जाते हैं वो बोरोवर्स को महंगे क्यों पड़ते हैं? तो क्वेश्चन क्या है, जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिए जाते हैं वो बोरोवर्स को महंगे क्यों पड़ते हैं? तो उसका आंसर ये है क्योंकि इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय कर लेते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज द रियलिटी, इन मेनी ऑफ द केसेस, दैट ये जो इंटरेस्ट रेट है ना वो इतना फ्लक्चुएट होता है क्योंकि यहाँ तो कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो लेट से कल बात हुई है 10% पे, पैसा टाइम पे नहीं चुका पाए, तो आप बोलोगे देख पैसा तो वो जो
देना है तुम्हें देना ही है, प्लस अब इंटरेस्ट रेट 20% हो जाएगा। तो दीज थिंग्स हैव ऑल्सो बीन इनटू द पिक्चर, है ना। तो सी इज द आंसर। Now second question is what is suggested to ensure more equitable distribution of formal credit? अगर आप चाहते हो कि फॉर्मल क्रेडिट सभी को बराबर रूप से मिले तो क्या सजेस्टेड है? गिविंग मोर क्रेडिट टू द रिच हाउस होल्ड्स, अमीर लोगों को ज्यादा क्रेडिट दो। नो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। वी हैव ऑलरेडी सीन अमीर लोग तो वैसे भी फॉर्मल पे ज्यादा रिलाई करते हैं 90%। रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट को रिड्यूस कर दो, ये तो और नॉनसेंस। हम तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं भाई। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जब वो चीज होगी? डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर्मल क्रेडिट मोर इक्वली अमंग ऑल हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको फॉर्मल क्रेडिट को हर घर तक पहुंचाना है, ठीक है। दिस इज द आंसर, यह है आपका उत्तर, ठीक है। अगली क्लास में या अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर के बारे में। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल जो है वो क्यों है? देयर आर मेनी रीजंस, बट वन ऑफ द मेन रीजन इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब मान लो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ही नहीं तो क्या इंसान करे? फॉर्मल में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जहां घना अंधेरा होता है वहां पर एक छोटी सी रोशनी भी बहुत बड़ा काम करती है। और इसी तरीके की रोशनी की बात करेंगे, इसी तरीके की पॉजिटिविटी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SHG। और जो आज हमने पढ़ा है उसके पहले की वीडियोस और अगर बाकी इसके बाद के वीडियोस आपको देखने हैं तो यू कैन गो टू द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट और द एप्लीकेशन, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स, इवन यू कैन डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 10th और 12th बोर्ड के लिए मिल जाते हैं। नोट्स आपको जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे मिल जाते हैं। और अगर वीडियोस की बात करें तो वो मुफ्त में आपको मिल जाते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए कि कौन सा वीडियो कब अपडेट हो रहा है, कब अपलोड हो रहा है चैनल पे, आपके लिए कौन सा नहीं है, तो आपको ये सब पता लगाने के लिए करना होगा किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर सब्सक्राइब। किसको? मैग्नेट ब्रेन्स को, ठीक है। तो जरूर करिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए सोशल साइंसेस। थैंक यू सो मच।